Mayday, Mayday, Mayday. Emirates 229 Heavy. We have Mayday fuel and we require runway 08 right. Hello everyone, my name is Bikku Barnwal and welcome to Online Library. Today we will do the second part of the chapter, two stories about flying, the black aeroplane. The writer is Frederick Forsyth. Here, when the pilot moves from France to England, everything was clear. जब वो फ्रांस से इंग्लैंड चलता है तो उस वक्त हर एक चीज क्लियर रहता है. हालांकि उसका समय रात के 1:30 बजे रहता है, फिर भी स्टार्स दिख रहे होते हैं. शाइनिंग मून जो है वो ईस्ट से आ रहा होता है ऊपर, और काफी खुश मिजाज तरीके से वो चलता है कि किस तरह से वो घर पहुंचेगा और किस तरह से वो अपने फैमिली के साथ हॉलीडेज प्लानिंग करके बिताएगा. जो पायलट एरोप्लेन उड़ा रहा था, उस एरोप्लेन का नाम था डकोटा DS088. अब यहाँ पे वो हर एक चीज को सोच रहा था, समझ रहा था किस तरीके से जाना है. वहाँ पे उसके सारे जो इंस्ट्रूमेंट थे काम कर रहे थे. आगे जब बढ़ता है वो, तो पेरिस कंट्रोल रूम से बात होती है. अब एक बात यहाँ ध्यान देने वाली है कि जब वो फ्रांस से लंदन या फिर इंग्लैंड जा रहा था तो उस वक्त उसके पास क्या क्या चीज़ें थी. उसका कंपास जो था वो सही तरीके से काम कर रहा था. उसका जो फ्यूल था, लास्ट फ्यूल टैंक बचा था, सेकेंड लास्ट, जो कि इंग्लैंड या फ्रांस से इंग्लैंड पहुंचने के लिए काफ़ी था. उसके सारे जितने भी इंस्ट्रूमेंट थे वो सही तरीके से वर्क कर रहे थे. वो पेरिस पहुंचने वाला था. पेरिस पहुंचकर वो कंट्रोल रूम से बात करने वाला था कि क्या है क्या नहीं है. जब भी आप कहीं जाते हैं एरोप्लेन से, तो जिस एयरपोर्ट को भी आप क्रॉस करेंगे तो उस एयरपोर्ट पे आपको बात करना होता है कि वहाँ का जो एयरवेज का जो कंट्रोल है, ट्रैफिक कंट्रोल है सिस्टम, वो सही तरीके से वो काम कर रहा है या नहीं, या फिर उस रास्ते में उसी रास्ते में और कोई एरोप्लेन उड़ रहा है या नहीं. तो पेरिस कंट्रोल रूम में वो बात करने वाला था. पेरिस कंट्रोल रूम में जाके बात करता तो उस वक्त क्या सोच रहा था, उसके दिमाग में क्या चल रहा था, तो बिग इंग्लिश ब्रेकफास्ट यहाँ देख लीजिए. इंग्लिश ब्रेकफास्ट में किस तरह की चीज़ें होती है. यहाँ पे काफ़ी हेल्दी चीज़ें होती है जिसको कि खाया जाता है, तो उसके बारे में वो सोच रहा था. और पेरिस कंट्रोल रूम से बोलता है कि डकोटा DS088 कंट्रोल रूम रिपोर्टिंग. तो वहाँ से तुरंत इमीडिएटली उसको आवाज़ आती है पेरिस कंट्रोल रूम से. अभी ये सारी चीज़ें बिल्कुल सही चल रही है, कोई प्रॉब्लम नहीं है. और पेरिस को वो कितना पीछे छोड़ चुका है बात करने के बाद, तो तकरीबन 150 किलोमीटर. जब 150 किलोमीटर आगे चला जाता है तो अचानक से उसे क्या दिखता है, ब्लैक क्लाउड माउंटेन, जो कि स्टॉर्मी रहता है. और उस जो क्लाउड था वो बिल्कुल माउंटेन की तरह उसके सामने बड़ा होता जा रहा था, वो भी ब्लैक कलर का. ऐसे ही रात थी और उसके बाद भी अगर क्लाउड्स आए तो बिल्कुल इसी तरह से दिखेंगे. ठीक है. तो यहाँ पे उस क्लाउड से वो घबरा गया कि आखिर वो क्या करना है क्या नहीं करना है. ऑल्दो जब कंट्रोल रूम से बात हो रही होती है तो पेरिस कंट्रोल रूम वहाँ पे क्या बताता है कि आपको किधर जाना है. डायरेक्शन आप याद रखिएगा, 10th में आप लोग पढ़ते हैं तो डायरेक्शन आप लोगों को पता होगा. फ्रॉम वेस्ट टुवर्ड्स 12 डिग्री, वेस्ट से उसको 12 डिग्री मोड़ना है. और ये डायरेक्शन ऊपर आपका नॉर्थ हो गया और नीचे साउथ हो गया. ठीक है. तो वेस्ट के तरफ से उसे मोड़ना है, ये उसे बताया जाता है. लेकिन जब वो ब्लैक माउंटेन उसे दिखता है क्लाउड का, तो वो उस वक्त बहुत घबरा जाता है और वो सोचता है कि मैं पेरिस वापस लौट जाऊं, क्योंकि इंग्लैंड काफ़ी दूर है अभी वहाँ से. इंग्लैंड अगर पहुँचना भी होगा तो सुबह पहुँचेगा. लेकिन
अगर पेरिस जाना चाहे तो एरोप्लेन के अकॉर्डिंग 150 किलोमीटर्स कुछ नहीं होते, वो तुरंत वापस जा सकता था। लेकिन वो सोचा था क्या कि वो इंग्लिश ब्रेकफास्ट जो है, बिग इंग्लिश ब्रेकफास्ट, वो करेगा अपने फैमिली के साथ। तो इसीलिए वो डिसाइड करता है कि उसे वहाँ जाना चाहिए अपने घर, अब वो इंग्लैंड में एरोप्लेन के साथ। तो इसीलिए वो इस स्टॉर्मी क्लाउड में आगे बढ़ता है। ऑल्दो जब आगे बढ़ता है तो वहाँ पे पेरिस कंट्रोल रूम से पूछने पे आगे कुछ कोई भी कनेक्शन नहीं पता चलता है। देख लीजिए, जब वो कांटेक्ट करता है तो किसी भी तरह की जानकारी उसे नहीं मिल पाती है कि किस डायरेक्शन में है, कहाँ है। पेरिस कंट्रोल रूम वो आवाज़ दे रहा होता है, लेकिन फिर भी कोई आवाज़ नहीं आती है। तो अब यहाँ पे वो प्रॉब्लमेटिक में फंस जाता है। प्रॉब्लम उसके सामने आ जाती है कि किस तरीके से इस प्रॉब्लम को हैंडल किया जाए, क्योंकि उसे डायरेक्शन का पता नहीं है। याद रखिएगा, एरोप्लेन और शिप जब ये दोनों चलते हैं तो उन्हें कॉम्पास का हेल्प लेना पड़ता है, और कॉम्पास काफ़ी हेल्पफुल रहता है। ऑल्दो आज के समय में हम लोगों के पास गूगल मैप आ गया है, तो गूगल मैप हम लोग यूज़ करते हैं, लेकिन पहले के ज़माने में कॉम्पास कई लोग यूज़ करते थे, और अभी भी एरोप्लेन और शिप में कॉम्पास ही ज़्यादा कॉम्पैक्ट या सही रहता है। आप कमेंट करके बताइए आपके पास कॉम्पास है या नहीं, या फिर कभी आप कॉम्पास यूज़ किए हैं या नहीं। तो यहाँ पे वो समझ में नहीं आता है कि क्या करना है, उसका कॉम्पास नहीं काम कर रहा है, उसके और बाकी सारे इंस्ट्रूमेंट नहीं काम कर रहे हैं, तो वो आगे क्या करेगा इसके बारे में वो सोच रहा होता है। तो जब सोचता है तो उसी वक्त उसे पीछे से एक ब्लैक एरोप्लेन आता हुआ दिखता है। ब्लैक एरोप्लेन आता हुआ दिखता है और ठीक उसके सामने आ जाता है। ब्लैक एरोप्लेन में ना ही कोई लाइट था और ना ही किसी ऐसी चीज की व्यवस्था जिससे देखकर कहा जा सके दैट यस दिस इज अ परफेक्ट एरोप्लेन हु इज फ्लाइंग इन द स्काई, बिकॉज द नाइट वॉज डार्क बिकॉज ऑफ द स्टॉर्मी क्लाउड। वो सामने आता है और आगे चलकर जो पायलट है उसे डायरेक्शन बताता है, बोलता है फॉलो मी। और किस डायरेक्शन में जाने के लिए बोलता है, तो ऊपर के डायरेक्शन में जाने के लिए बोलता है, यानी नॉर्थ के डायरेक्शन में। आपको मैंने अभी पीछे बताया था कि ऊपर नॉर्थ होता है, नीचे साउथ होता है, ठीक है, और इधर ईस्ट होता है और इधर वेस्ट होता है। तो इस तरीके से वो पायलट को बोलता है कि भैया ऐसा है, आप चलो। अब जो एरोप्लेन में ऑलरेडी डकोटा 088 से फ्लाई कर रहा था, एक ओबीडियंट बच्चे की तरह उसे फॉलो करना स्टार्ट करता है। क्यों करता है? क्योंकि उस वक्त कोई भी इंस्ट्रक्शन उसे समझ में नहीं आता है कि क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। वो उस वक्त बस यही सोचता है, ही वॉज थिंकिंग दैट आई शुड एक्चुअली आई मस्ट फॉलो दैट pilot of the black aeroplane. Why? Because he would be able to help me, or he came here to help me. तो इसीलिए वो उसका आराम से फॉलो करता हुआ जाता है, जैसे एक बच्चा, छोटा सा बच्चा, ओबीडियंट बच्चा फॉलो कर रहा है। डायरेक्शन क्या बताता है? तो नॉर्थ बताता है। कुछ दूर जाता है, कई समय हो गए, आधा घंटा बीत गया, फिर भी उसे कुछ समझ में नहीं आता है क्या करना है क्या नहीं करना है। क्यों? क्योंकि उसका जो फ्यूल टैंक था वो भी काफ़ी लगभग ख़त्म होने वाला था। तो फ्यूल टैंक ख़त्म होने के साथ साथ और भी कई सारे प्रॉब्लम आ रही थी, क्योंकि क्लाउड में वहाँ पे उसे कुछ दिख नहीं रहा था। लेकिन अचानक से उसे रनवे दिखता है, जो कि रात में, आप अब ये जान लीजिए कि आपने कभी ये सोचा है कि एरोप्लेन्स जितने भी उड़ते हैं वो रात में एयरपोर्ट पे रनवे पर कैसे लैंड करते होंगे? अगर आप कभी नहीं इस बात को देखें या गौर किए हैं तो यहाँ पे देख लीजिए, रनवे में कभी भी लैंड करने के लिए जो सड़क रहती है उस पर किनारे किनारे लाइट बिछा हुआ रहता है, ताकि कभी भी कोई फ्लाइट या एरोप्लेन आए तो आसानी से लैंड कर जाए। तो वो रनवे उसे दिखता है, रनवे में जो लाइट्स लगी होती है वो दिखती है। वो काफ़ी खुश होता है इस बात को देख के कि वो रनवे उसे दिख रहा है, वो लाइट्स उसे दिख रही है, और वो अब लैंड कर सकता है। लैंड करने के लिए वो आगे बढ़ता है और लैंड करता है अपने एरोप्लेन को। एरोप्लेन को जैसे ही वो लैंड करता है, उसके दिमाग में सबसे पहले ये बात आती है कि किस तरह से ब्लैक एरोप्लेन ने उसका हेल्प किया। तो उसे
क्या करना है, उसको थैंक यू बोलना है। और वो पीछे मुड़ के देखता है तो वो ब्लैक एरोप्लेन कहीं नहीं दिख रहा था। एक्चुअली ही वाज सरप्राइज्ड दैट देयर वाज नो एरोप्लेन इन द स्काई फ्लाइंग। वो अब यहाँ पे प्रॉब्लम ये आती है कि वो एरोप्लेन गया तो गया कहाँ। ऑल्दो ये डकोटा अपना इसका जो फेवरेट एरोप्लेन था उससे उतर कर रिसेप्शन में जहाँ पे कंट्रोल रूम रहता है वहाँ पे जाने में थोड़ी भी झिझक नहीं आती है, और वहाँ पर जो लेडी बैठी रहती है उससे जाकर वो पूछना चाहता है कि वो जो एरोप्लेन था किसका था। वो उसे थैंक यू बोलेगा। बट द थिंग इज कि जो लेडी थी यहाँ पे वो क्या बताती है कि उसे पूरे रडार में, जो रडार स्क्रीन होता है उस पूरे रडार स्क्रीन में सिर्फ एक ही एरोप्लेन इसी पायलट का दिख रहा था और किसी पायलट का एरोप्लेन नहीं दिख रहा था। तो इसका मतलब कि वो ब्लैक एरोप्लेन जो था वो या तो इसका इमेजिनेशन हो सकता है या फिर शायद हो सकता है कि गॉड ने हेल्प करने के लिए ये भेजा होगा। अगर मैं ये कहूँगा कि गॉड हेल्प करने के लिए भेजा होगा तो दिस विल बिकम सुपरस्टिशियस। ओके, सो दिस वुड बी हिज इमेजिनेशन। इसका ये इमेजिनेशन हो सकता है उस अंधेरे में कि वहाँ पे कोई ब्लैक एरोप्लेन था जिसने इसकी मदद की। ठीक है, अब यहाँ पे क्वेश्चन ये आता है लास्ट में कि वो जो ब्लैक एरोप्लेन था वो ब्लैक एरोप्लेन किसका था, कौन था उसमें। हु वॉज द पायलट ऑन द स्ट्रेंज ब्लैक एरोप्लेन। और ये क्वेश्चन के साथ स्टोरी यहाँ ख़त्म हो जाती है। दो स्टोरी है उड़ने के बारे में। पहली कौन सी, तो सीगल का था, और दूसरा ये कौन सा है, तो ब्लैक एरोप्लेन के बारे में। ऑल्दो दोनों में करेजनेस का बात किया गया है। इसमें ये करेज देखता है, शायद यहाँ पे करेज दिखाने के लिए इस चैप्टर को दिया गया है। सीगल जब प्रॉब्लम में रहता है तो किस तरह से अगर आप कभी कोई काम कर रहे हो और काम नहीं हो रहा है और आप चाह रहे हो कि अपने कंफर्ट जोन में रह के उस काम को करोगे। कंफर्ट जोन मतलब कि जहाँ पे आपको बहुत आसानी से सारी चीज़ें मिल जाती हो, ठीक है, और आपको ऐसा लगता है लेकिन वहाँ पे बहुत सारी चीज़ें आपको नहीं मिल रही होती है। तो कंफर्ट जोन से जब तक आप नहीं निकलेंगे, कोई आइडिया नहीं निकालेंगे, तब तक आप उस चीज़ में फंसे रहेंगे। तो करेजनेस यहाँ पे सीगल का भी दिखाया गया है, और यहाँ पे जो एरोप्लेन के पायलट का जो करेजनेस दिखाया गया है अंधेरे से निकलने का, सारा चीज़ इस दोनों पार्ट में दिया हुआ है। आगे आपको स्टोरी कैसी लगी नीचे कमेंट करके बताइए, और अगर आपको किसी भी तरह का डाउट है तो आप नीचे कमेंट करिए, उसका आंसर जरूर मिलेगा। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।